नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आरसी सिंह चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो चैप्टर आपको जो वंशागति का आणविक आधार चल रहा था, उसका जो अगला लेक्चर हो रहा है वो है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। आज हम जानेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है। कल हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में गहन अध्ययन किया है। आज हम ये देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो एक बात आप लोग जान लीजिए, कई न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, पहला एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, क्या यहाँ पर पॉइंट आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये आपको बताया गया है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह आपको बताया जा चुका है। डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 4 प्रकार के। पहला पॉइंट है। और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है कल आपको बता दिया गया है। यही चारों न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार के होते हैं जरा देखिए। यहां से होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका एक शर्करा बना देती हैं, और थोड़ा ऊपर कर इसको 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए हम बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका। सीधा बनाना चाहते हैं, अभी निकल ही नहीं रहा है। और इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद ये आपकी शर्करा है। या तो क्या है? शर्करा है। अब इस शर्करा है तो यहाँ पर आपको क्या था? O था। क्या था यहाँ पर? O। ये तो आपको पता ही होगा ना। यहाँ पर आपका O था, यहाँ पर आपका कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर आपका कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन आपका 4 है। और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर कार्बन 4 है, सॉरी कार्बन 5। ये आपका हो गया, क्या हो गया? क्षार की संरचना एक बेसिक के रूप में मान लिया गया। अब इस क्षार में क्या होता भैया? इस शर्करा में क्या होता? शर्करा में जो कार्बन 1 पर है, यहाँ पर लग जाता है नाइट्रोजनी क्षार। यहाँ पर लग जाता है नाइट्रोजनी क्षार। क्या लग जाता है? नाइट्रोजनी क्षार, जिसको हम NB से शो कर सकते हैं, नाइट्रोजनी बेस। और जो कार्बन 5वां है ना, इस कार्बन 5वें पर लग जाता फास्फेट समूह। यहाँ लग जाता है फास्फेट समूह। ये फास्फेट को हम P से शो करते हैं। तो यह एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? यह एक न्यूक्लियोटाइड आपका बन गया। तो जो शर्करा में 5वां कार्बन है,
शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह लगा रहता है और शर्करा के पहले कार्बन पर आपका नाइट्रोजनी क्षार लगा होता है। क्लियर? अब यहां देखिए, जब दो आपके शर्करा एक साथ अगर जुड़ जाते हैं, ये कैसे? ऐसे ये फिर शर्करा हो गई। यहाँ पर कार्बन 5वां है, यहाँ कार्बन 4, यहाँ कार्बन 3, यहाँ कार्बन 2, यहाँ कार्बन 1। यहाँ तो आपका नाइट्रोजनी बेस लगेगा, नाइट्रोजनी क्षार, लेकिन यहाँ पर आपका फास्फेट समूह लगेगा। क्या लगेगा? फास्फेट समूह। इसी प्रकार फिर आपका एक शर्करा आ जाएगा, ये आपका कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहाँ पर आपको हो जाएगा कार्बन 5। यहाँ पर हो जाएगा आपका फास्फेट समूह, यहाँ पर लग जाएगा नाइट्रोजनी बेस। यहाँ से आपका फास्फेट समूह कार्बन 5 पर लग जाएगा। अब जो इस शर्करा का कार्बन 3 है, इस शर्करा का जो कार्बन 3 है, ये क्या करेगा भैया? इससे जुड़ जाएगा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, यहाँ देखिए, जब फास्फेट कार्बन से जुड़ता है तो फास्फेट बंद होता है, फास्फेट एक बंध बना लेता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ दो बंध बन जाते हैं, ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा कार्बन 3 से, यहाँ से कार्बन 3 से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जो दो बंध बन गए, डाई हो गए, तो इस बंध को हम कहेंगे फास्फोडाइएस्टर बंध। क्या कहेंगे? फास्फोडाइएस्टर बंध। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये होते हैं आपके फास्फोडाइएस्टर बंध। अभी केवल हम आपको समझा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। इनको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। क्लियर? अब देखिए, इस प्रकार क्या होता है, यहाँ आपका जो तीसरा कार्बन है ना, यहाँ से फास्फोडाइएस्टर बंध तो बन गया। अब दो न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये दोनों न्यूक्लियोटाइड में एक तरफ शर्करा है, एक तरफ क्या है आपका शर्करा है, और एक तरफ फास्फेट अणु। एक तरफ शर्करा, एक तरफ फास्फेट अणु, एक तरफ शर्करा, एक तरफ फास्फेट अणु। मतलब शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट। इस प्रकार शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट मिल करके एक बहुत बड़ी दंड के समान, छड़ी के समान एक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है? एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। या पूरी एक संरचना बन जाएगी। और ये जो आपका इस प्रकार बन रही है तिरछी रेखा, एक लगभग सीधी रेखा जैसी बनती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की रीढ़ होती है। ये क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की रीढ़ होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की रीढ़ होती है। क्या होती है? रीढ़ होती है। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो फिर आगे देखिए होता क्या है। यहाँ पर देखिए, मैं जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा इसको साफ करके पुनः बना रहा हूँ, या यहीं पर आप देख लीजिए अलग से क्या बनाने की आवश्यकता है, यहीं पर देखिए। अब यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार, अच्छा एक बात और सुनिए, जो नाइट्रोजनी क्षार है, जो आपके ये हैं, कौन से पार्ट, ये जो आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं, जो आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं,
ये जो है दंड नहीं बनाती। यहाँ की ये दंड बना दी थी, शर्करा फास्फेट एक दंड जैसी संरचना बना दी, लेकिन दंड बनाने में नाइट्रोजनी क्षार भाग नहीं लेते। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दंड बनाने में नाइट्रोजनी क्षार भाग नहीं लेते हैं। एक ये पॉइंट निकल आ गया, एक ये पॉइंट निकल करके आ गया कि दंड बनाने में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दंड है उसको बनाने में नाइट्रोजनस बेस भाग नहीं लेती हैं। भाग लेते कौन कौन है, शर्करा और फास्फेट। शर्करा और फास्फेट दंड बनाने में भाग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको ध्यान रखिएगा, भाग लेते हैं। ये दो चीज यहां से क्लियर हो चुकी, ठीक है। अब ये देखिए शर्करा जो है ना, जो शर्करा है, इस शर्करा अणु के प्रथम कार्बन, इस शर्करा अणु के, यहाँ देखिए ये शर्करा है, इस शर्करा का जो प्रथम कार्बन है यहाँ से नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो पांचवा कार्बन है यहाँ से क्या जुड़ा हुआ, फास्फेट समझ जुड़ा। अब फास्फेट जुड़े होने के कारण ये जो आपकी प्रकृति इसकी होती है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। इसको हमने कल भी बताया है कि फास्फेट अणु के कारण जो इसकी प्रकृति होती है वो क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, आपकी अम्लीय होती है, ठीक है, अम्लीय। यहाँ लिख सकती हैं आप, क्या लिख सकती हैं, फास्फेट अणु के कारण जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वह अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनका जो दंड होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो इनका दंड होता है, दंड, वो क्या होता है भैया, ध्रुवीय व जलराशि होता है। ध्रुवीय व जलराशि होता है, जलराशि होता है। ये जो यहाँ की दंड बन रही है शर्करा फास्फेट अणु के कारण, शर्करा फास्फेट के कारण जो ये रेखा बन रही है, जो ये दंड बन रहा है, इस दंड की जो प्रकृति होती है, ध्रुवीय होती है, वह जलराशि होता है। क्या होता है, ध्रुवीय होता है, वह जलराशि होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस बात को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दंड है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे ध्रुवीय व जलराशि होता है, ठीक है। जबकि जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, चाहे वो एडेनिन हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे साइटोसिन हो, चाहे थाइमिन, इनकी प्रकृति क्या होती है भैया, जबकि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये अध्रुवीय होते हैं, ये अध्रुवीय व जल विरोधी होती है। क्या होते हैं, जल रोधी या विरोधी होते हैं। क्लियर हो गया।
अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ देखिए भाई, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से ना तो आप इस प्रकार पढ़िए कि उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार पढ़िए कि सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चले जाएं, क्योंकि अगर आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ते रह जाओगे, लाइफ टाइम पढ़ते जाओगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और आरसी सिंह चैनल आपको ये दावे के साथ कहता है कि जो भी टॉपिक्स पढ़ाएगा सारे ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर जाएंगे। इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूट सकता, जो कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। चलिए आगे देखिए अब यहाँ जो शर्करा का पांचवा कार्बन है, जो शर्करा का पांचवा कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ फास्फेट समूह, और वो स्वतंत्र सिरा होता है। क्या होता है? स्वतंत्र सिरा होता है। और जो स्वतंत्र सिरा होता है तो उसी को हम कहते हैं 5' सिरा। फास्फेट का जो स्वतंत्र सिरा होता है उस सिरे को हम 5' कहते हैं। यहाँ से देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ गई। कार्बन 5 पर फास्फेट समूह स्वतंत्र होता है, और इस सिरे को 5' सिरा कहा जाता है। क्लियर? अब शर्करा का जो कार्बन तीसरा वाला है, शर्करा में जिस जगह कार्बन तीसरा वाला है C3 है, वहां पर OH स्वतंत्रता पूर्वक रहता है, फ्री रूप से पड़ा रहता है, तो उस सिरे को हम क्या कहेंगे? 3' सिरा कहेंगे। चलिए अगला देखिए। कार्बन 3 पर हाइड्रोक्सी लगाएं, OH समूह कार्बन 3 का यहाँ पर जो OH समूह होता है वो क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है। OH समूह स्वतंत्र होता है। और इस सिरे को क्या कहते हैं? 3' सिरा कहा जाता है। लो भैया, आपको क्लियर हो गया? कहा जाता है। अब आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि 5' सिरा क्या होता है और 3' सिरा क्या होता है। कार्बन 5 पर फास्फेट समूह स्वतंत्र होता है, उस सिरे को 5'। शर्करा के कार्बन तीसरे पर OH समूह फ्री पड़ा रहता है, उसको कहते हैं 3' सिरा। इतना हो गया। अब अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला बता देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। हो गया? चलिए देखिए इसका कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि जितना आप पढ़ें उतना ही कम। बस एक बार मन से पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। और आप वाह भाई क्या बात है, आज आपको पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड
5 डैश सिरा, 3 डैश सिरा सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा जहां आपको डाउट होता है। आइए, अब ये तो आपको पता हो ही गया, ये तो आपको पता हो ही गया कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनस बेस। अब ये कैसे आखिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं और उसमें भी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े रहते हैं इसको भी बताएंगे। लेकिन वो डबल हेलिक्स हो जाएगा तो उसको हम अलग से टॉपिक्स बना देंगे, बस यहाँ शॉर्ट में समझाएंगे। आज केवल हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार फास्फेट, कार्बन, फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ती है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, यहां पर हम आप बना लेते हैं शर्करा, यहां या आपकी शर्करा क्या है, शर्करा बना दो खूब शर्करा, यहां भी बना दो आप 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 शर्करा। शर्करा हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। यहां पर बनाओ फास्फेट समूह, फास्फेट, ठीक है, यहां बनाओ फास्फेट, यहां बनाओ फास्फेट, यहां बनाओ फास्फेट, यहां बनाओ फास्फेट, हो गए, ठीक है। और इधर बना हुआ क्या बनाएंगे, नाइट्रोजनस बेस, यहां बनाओ नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजन बेस में कुछ भी हम ले सकते हैं भाई, चलो ले ही लेते हैं डायरेक्टली। यहां कर लो A, यहां कर लो T, यहां कर लो G, यहां कर लो C, यहां कर लो T। तो देखिए कैसे जुड़ता है, यहां से जुड़ गया आपका कार्बन 1, शर्करा के कार्बन 1 से जुड़ गया, ये शर्करा के कार्बन 1 से जुड़ गया नाइट्रोजन बेस, शर्करा के कार्बन 1 से जुड़ गया गुआनोसिन, यहाँ 1 से जुड़ गया साइटोसिन, यहाँ 1 से जुड़ गया थायमिन, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, जो शर्करा का 5वां कार्बन है, जो शर्करा का 5वां कार्बन है वो जुड़ गया फास्फेट यहां से, ऐसे कैसे बना ही देते हैं, ऐसे मैं बना दूं पहले, ये यहां भी आप, यहां भी आपको जुड़ गया ये, यहां भी आपको जुड़ गया ये, यहां भी आपको जुड़ गया ये जुड़ा है फास्फेट समूह, वो जुड़ा हुआ है कार्बन 5 से, और ये जो आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है वो शर्करा के 1 से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी हम बता चुके हैं। अब इस शर्करा का एक न्यूक्लियोटाइड है, जो शर्करा का तीसरा वाला कार्बन परमाणु है, वो जुड़ता है इस फास्फेट समूह से, किससे, इससे, इससे देखते जाओ, इस फास्फेट। इसी प्रकार इसका तीसरा कार्बन परमाणु यहां से जुड़ जाएगा, इसका तीसरा कार्बन परमाणु यहां से जुड़ जाएगा, इसका तीसरा कार्बन परमाणु यहां से जुड़ जाएगा। इस प्रकार एक ही स्ट्रक्चर आपका बनता चला जा रहा है, एक दंड जैसी संरचना बनती चली जा रही है। और चूंकि यहां पर क्या है, 5 डैश सिरा, यहां पर आपको हो जाएगा 3 डैश सिरा, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी आप लिख सकते हैं सिरा, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा वो 3' से शुरुआत होगी। यहाँ भी उसी प्रकार हम बना देते हैं। आइए यहाँ पर शर्करा कर देते हैं। शर्करा 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 और यहाँ पर शर्करा, ये शर्करा हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, फास्फेट समूह जुड़ेगा वहीं पर जहां पर इसको जुड़ना चाहिए। यहां पर कर देंगे फास्फेट समूह, थोड़ा सा और इधर कर देंगे, ये हो गया। यहाँ पर करिए फास्फेट समूह ये, यहाँ पर आप करिए फास्फेट समूह ये, यहाँ पर करिए फास्फेट समूह ये, यहाँ पर करिए फास्फेट समूह ये। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ तो आपका जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा भैया, क्या जुड़ेगा यहाँ से 5वां कार्बन इससे जुड़ेगा और भी इस शर्करा के तीसरे कार्बन जुड़ेगा। उसी प्रकार ये आपका शर्करा फास्फेट 5वां, शर्करा फास्फेट 5वां, शर्करा फास्फेट 5वें कार्बन, शर्करा फास्फेट 5वें कार्बन। और इसका जो शर्करा इसका तीसरा कार्बन परमाणु इस फास्फेट से, इसका तीसरा इस फास्फेट से। लफड़ा बहुत जल्दी होता है और लफड़ों से बच कर दिएगा। इसका इससे, इसका इससे, और यहां पर आपको क्या हो जाएगा भैया, कार्बन 1 हो जाएगा, कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 1। ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, एक वैज्ञानिक थे चारगाफ। कौन थे? चारगाफ। तो चारगाफ ने क्या बताया था उसको भी देख लीजिए यहाँ पर। चारगाफ नियम, इसको भी यहीं पर देख लीजिए पहले। चारगाफ नियम को भी देखें क्योंकि चारगाफ ने विभिन्न स्रोतों से डीएनए प्राप्त किया और फिर उसमें जो निष्कर्ष के देख करके जो निष्कर्ष लिया और उस रूल को बताया। वो रूल इनका कुछ इस प्रकार है। हर जीवों का अलग अलग डीएनए लिया और किस प्रकार A-T जुड़ता है, G-C जुड़ता है, किसमें किसकी मात्रा बराबर होती, ये सब चारगाफ ने बताया था। तो क्या बताया था चारगाफ ने? पहला रूल ये बताया था। क्या बताया था? चारगाफ साहब ने बताया था कि जो भी आपका विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके लाए थे, उन्होंने बताया कि A प्लस G ये बराबर होता है A प्लस G, ये बराबर होता है C प्लस T। अब Ag प्योर है, बाकी से पिरिमिडीन है। Ag प्योर है, बाकी सब क्या है? पिरिमिडीन है। तो ये आपका प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है। तो चारगाफ साहब ने बताया कि प्रत्येक डीएनए में, प्रत्येक जो भी आपका डीएनए होगा उसमें प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होगा। प्यूरिन की मात्रा बराबर होगी पिरिमिडीन की मात्रा है। पिरिमिडीन की मात्रा ये आपस में बराबर होगा। 1 मिनट में चेक करूं थोड़ा सा। हाँ देखो थोड़ी सी डिस्टरबेंस, बस हल्का सा, 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। तो चारगाफ साहब ने बताया था, क्या बताया था चारगाफ साहब ने, कि
जो भी आपकी प्यूरिन की मात्रा होती है वो पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, दूसरा इन्होंने बताया था भैया आपका कि एक ही मोलर मात्रा, एक ही मोलर मात्रा P के बराबर और G की ग्वानोसिन की मोलर मात्रा C के बराबर होती है। अर्थात A बराबर T व G बराबर C। ये दूसरा उन्होंने बताया कि जो A की मोलर मात्रा है वो T की मोलर मात्रा के बराबर होगा और जो G की मोलर मात्रा है वो C की मोलर की मात्रा के बराबर होगा। अर्थात एडेनिन बराबर थायमिन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन। क्लियर। फिर उन्होंने फिर बताया, क्या बताया कि एक ही जाति के जीवों के लिए, तीसरा बताया, क्या बताया, A प्लस T, क्या बताया, A प्लस T तथा G प्लस C का अनुपात एक जीवों के लिए, एक जाति लिखिए भाई, क्या लिखेंगे, एक ही जाति के जीवों, ये थोड़ा सा करो, एक ही जाति के जीवों में समान किंतु भिन्न जातियों में असमान होती है, असमान होती है। ये क्लियर। मतलब एक ही जाति के जो जीव हैं उसमें A प्लस T और G प्लस C का अनुपात समान होती है, लेकिन अगर अलग अलग जाति के जीव हैं तो उनमें ये अनुपात अलग अलग होता है। किसने बताया, चारगाफ साहब ने बताया, जिसे चारगाफ का रूल कहते हैं। और फिर एक और बताया, क्या बताया कि A हमेशा T के साथ डबल बॉन्ड से व G हमेशा C के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। इतना इन्होंने बताया। तो वही तो हम यहाँ लागू करने जा रहे हैं, वही हम यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। क्या लागू करने जा रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर A है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो आपका नाइट्रोजनी बेस का A है, दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनी क्षार T थाइमीन से जुड़ेगा। अगर यहाँ T है तो यहाँ A होगा, यहाँ G है तो यहाँ C होगा, यहाँ C है तो यहाँ पर G होगा, यहाँ G है तो यहाँ पर C होगा, यहाँ C है तो यहाँ पर G होगा, यहाँ T है तो यहाँ पर A होगा। और इनके बीच जो बांड बन रहा भैया, A और T के बीच क्या होगा, डबल बांड होगा। क्या होगा, डबल बांड होगा। T और A के बीच डबल बांड होगा, G और C के बीच ट्रिपल बांड होगा, C और G के बीच ट्रिपल बांड होगा, T और A के बीच डबल बांड होगा। तो इस प्रकार से दो सूत्र वाला फिर आपका बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा और बना दो भाई इधर, और यहाँ कर दिए 3 डैश सिरा। ये 3 डैश सिरा है
ये हो जाएगा 5 डैश सिरा। तो एक सूत्र 5 डैश से 3 डैश सिरा है, तो दूसरा सूत्र 3 डैश से 5 डैश सिरे पर होता है। और इस प्रकार से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये, और दोनों नाइट्रोजनस क्षारों के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं और एक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये रहा आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का रचना। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ हम इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बताते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसमें कंजूसी मत करिए, कंजूसी मत करिएगा। आप लोग जितना हमको हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हम उतने ही अच्छे आपको वीडियो लाएंगे। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा क्या देखते हैं। एक जीवाणु भोजी होता है, क्या नाम है? एक जीवाणु भाजी, जीवाणु भाजी नहीं, सॉरी भाजी नहीं, भोजी। अरे भाजी वो होता है जो चना की होती है, भाजी। हम लोग क्या करते हैं, जब चना का साग हो जाता है ना, तो उसको ले आते हैं तोड़ करके, और ऐसा लोग चना के खेत में बैठते हैं भाजी तोड़ने के लिए, लगता है कि गौशाला है खुल गए यहाँ पर। और फिर लाकर उसकी माता लोग क्या करते हैं ना, हमारे अच्छा से हंसिया से काटती हैं, और काटने के बाद उसको बढ़िया कढ़ाई में चढ़ा करके बढ़िया बॉयल करते हैं। फिर उसमें जानते हो बहुत डालते हैं यार, लहसुन, मिर्चा। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, अगर शाम की बनी हुई साग की सब्जी और भाजी सुबह खाओ तो बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। हम लोग खाएं और खाते ही हैं। चलिए अब देखिए, तो एक जो जीवाणु भोजी होता है, जिसका नाम है 5x1 174, इसमें जो आपके कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसको ध्यान रखिएगा। में ये लगभग 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देख रहे हो भैया, इतने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रहा है, जो जीवाणु भोजी लैम्डा है, लैम्बडा एक ही जीवाणु भोजी है। जो जीवाणु भोजी लैम्डा है उसमें 48,000 लगभग 502 क्षार युग्म होते हैं। क्या होते हैं? क्षार युग्म होते हैं। अब क्षार युग्म का मतलब क्या हुआ? ATGC, इस प्रकार बात समझ आ गई ना। तो क्षार युग्म तभी बनेगा जब दो सूत्र आपस में इकट्ठा हो, वरना अगर एक ही सूत्र तो न्यूक्लियोटाइड ही है। अब अगर इतने क्षार युग्म तो इसका मतलब ही है कि इतने ही न्यूक्लियोटाइड है भाई। अरे एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये जोड़ा बन गया ना, ये जोड़ा बन गया, तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही तो क्षार युग्म होंगे।
तो आप परेशान मत होइए कि एक ही चीज लिखा हुआ है। फिर देखिए जो ई कोलाई तो आपका बेहतरीन है, सबसे बेस्ट ही है। ई कोलाई में कितना होता है भैया? ई कोलाई में लगभग 4.6 इंटू 10⁶ क्षार युग्म होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ध्यान रखिएगा। चाहे मैं क्षार युग्म की बात करूं, चाहे मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, बात एक ही है। क्लियर? चलिए, इसके बाद जो आपका स्पर्म है मानव का, क्या है? स्पर्म, मानव का जो स्पर्म है, स्पर्म क्या होता है? अगुणित संरचना होती है, नर जननांग है, सॉरी नर युग्मक कोशिका है, अगुणित होती है। तो जो स्पर्म होता है उसमें जानते हो कितना होता है? स्पर्म में लगभग 3.3 इंटू 10⁹ क्षार युग्म होते हैं। नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और सामान्य कोशिका में जो हमारी सेल है उसमें लगभग 6.6 इंटू 10⁹ क्षार युग्म होते हैं। अब ये क्या हुआ भैया? स्पर्म क्या है? स्पर्म क्या है? अगुणित है। इसमें कितना है? इसमें 3.3 इंटू 10⁶। ओवम आप क्या कि ओवम, इसमें भी उतना ही होगा, 3.6 इंटू 10⁶। लेकिन अगर इन दोनों मिल गए आपको तो क्या बन जाएगा? सामान्य कोशिका बन जाएगी। तो सामान्य कोशिका जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, 6.6 इंटू 10⁻, यहाँ 9 है ना भैया, यहाँ पर 9 करिए ना, 9 एक ही चीज है। ये अगुणित सेल है, अगुणित सेल है, ये द्विगुणित सेल है। तो जो आपका स्पर्म है या ओवम है उसमें 3.3 इंटू 10⁹ क्षार युग्म होते हैं। तो जब ये द्विगुणित कोशिका बन जाएगी तो दुगनी हो जाएगी, और 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब एक न्यूक्लियोटाइड जानते हो कितना लंबा होता है? 2 मीटर का लगभग। कितना होता है? 2 मीटर का। अब अगर इसमें हम गुणा कर दें 6.6 10⁹ में 2 का, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 13 पॉइंट। अब यहाँ 8 0 कर दो, ये कितना हो गया? मीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब। अरे भैया इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा आपका डीएनए कि भैया पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। ये उसी प्रकार होगा जैसे विष्णु भगवान वामन का रूप धारण करके आए, दिखने में छोटे लगते थे लेकिन 3 पग में सब ब्रह्मांड ने नाप लिए। तो भाई इतना लंबा डीएनए होता है मनुष्य के अंदर कि आप पता नहीं कितनी बड़ी सृष्टि को नाप सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव है, इनको आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कल हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपको बताएंगे, समझाएंगे, और फिर उसके बाद डीएनए का अगला लेक्चर होगा। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।